शुरुआत करने जा रहा हूं आज की एक सबसे बड़ी खबर से। बड़ी खबर यह है, पिछले कई दिनों से हंगामा चल रहा है और देश में हालत यह जो खबर निकल कर आ रही है वो ये कि बहुत से पति डरे हुए हैं। खबर यह है पति पत्नियों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। जिन पतियों ने पत्नियों को कोचिंग सेंटर ज्वाइन कराए थे वो हटवा लिए हैं, हलफनामा ले रहे हैं कहीं पढ़ा लिखा कर पत्नी छोड़ ना दे। क्योंकि पिछले दिनों ये खबर आई आलोक ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, पत्नी एसडीएम बन गई, उसके बाद पत्नी ने छोड़ दिया। तो सवाल ये कौन सच्चा कौन झूठा, ये आप एसडीएम पत्नी ज्योति को देख रहे हैं जिन्होंने पीसीएस क्वालिफाई किया। पति ने पढ़ाया, पति सफाई कर्मी थे, पीसीएस क्वालिफाई करवाया, पत्नी को पढ़वाकर आरोप यह है पत्नी एसडीएम बन गई पढ़ लिख कर और उसके बाद पति को छोड़ दिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, यह शादी के वक्त की तस्वीर है। यह है आलोक मौर्य और यह है ज्योति मौर्य। आलोक ने ज्योति को पढ़ाया लिखाया, उनका कहना है पैसा नहीं था, गरीबी थी, गुर्बत थी, मुफलिसी थी, फिर भी पत्नी को पढ़ाया। लेकिन पत्नी आज एसडीएम बन गई तो पत्नी ने छोड़ दिया आलोक को। देखिए दोनों को सुनिए जरा, कौन सच्चा है कौन झूठा। लगभग पूरा देश एक एसडीएम पत्नी ज्योति के अपने पति आलोक को छोड़ने पर बात कर रहा है। एसडीएम पत्नी ने पति को क्यों छोड़ा? क्या ज्योति और आलोक के बीच कोई तीसरा आ गया? क्या अब एसडीएम ज्योति की पद से छुट्टी हो जाएगी? आरोप लगा कि पति ने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनवाया और पीसीएस बनने के बाद पत्नी ने पति से किनारा कर लिया। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुँच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। देखिए श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। पिछले कई दिनों से ज्योति और आलोक की पारिवारिक लड़ाई में कई ट्विस्ट आ चुके हैं। अब आरोप लग रहा है कि ज्योति के किसी बड़े अधिकारी से रिश्ते हैं जिसके चलते एसडीएम साहिबा ने आलोक को किनारे कर दिया, यानी पति पत्नी में तीसरे अफसर की एंट्री हो गई है। लेकिन देश में बहुत से लोगों ने इस कहानी के बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई पर रोक लगा दी है, सिर्फ इस डर से कहीं उनकी पत्नी भी पढ़ लिख कर पति को छोड़ न दे। खबर आ रही है देश के बहुत से पति डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखिए जरा ज्योति और आलोक के बीच में हुआ क्या, ये पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये ज्योति आपको नजर आ रही है जो अब एसडीएम है और पीछे उनके पति आलोक खड़े हैं, अब साथ नहीं रह रही। आरोप यह है आलोक का कि 2010 में ज्योति की शादी आलोक मौर्य से हुई। 2010 में लगभग 13 साल हो गए। ज्योति ससुराल पहुंची तो आगे पढ़ने की इच्छा जताई कि आगे पढ़ना चाहती हूं। इस पर आलोक मौर्य ने आगे पढ़ाई पर सहमति जताती, ठीक है पढ़िए। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति की पढ़ाई में मदद भी की। उनका कहना है, आलोक का कहना है लोगों से उधार लेकर पढ़ाई करवाई पत्नी की। आलोक मौर्य ने ज्योति को यूपीएससी की कोचिंग कराई। प्रयागराज में ही ज्योति मौर्य ने यूपीएससी की तैयारी की। साल 2015 में ज्योति मौर्य का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया और परीक्षा में ज्योति मौर्य की 16वीं रैंक आई थी, पीसीएस में 16th रैंक। उस दौरान ज्योति ने सफलता का श्रेय अपने ससुर अपने पति को दिया। पीसीएस ज्योति जौनपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़ में तैनात रही और मौजूदा वक्त में ज्योति बरेली शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। ज्योति को शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं। बेटियां फिलहाल ज्योति के साथ ही रहती हैं। आलोक का आरोप क्या है? आलोक का आरोप है 2020 में ज्योति एक मनीष नाम के शख्स के संपर्क में आई और मनीष गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। इसके बाद ज्योति आलोक में विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया से लेकर कोर्ट तक ये मामला आज पहुंच चुका है। ज्योति मनीष पर आलोक ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया, यानी जो पति खड़े हैं ये कह रहे हैं मेरी हत्या करवा सकती है पत्नी, और एक दूसरा शख्स कौन है उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब जरा दोनों को सुनिए,
एक फोन कॉल सामने आया है ज्योति और आलोक के बीच, यानी एसडीएम पत्नी और पति के बीच का फोन कॉल, दोनों की बातचीत का है। क्या बात कर रहे हैं सुनिए। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे जो जो हमारे प्यार से नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी आए और रहेंगे। तो फिर तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे जो जो हमारे प्यार से नहीं, जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी आए और रहेंगे। तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ो फिर कानून से। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं। तो ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का बातचीत बताई जा रही है, लेकिन हम इस बातचीत की पुष्टि नहीं करते हैं। आपको बताऊं, पत्नी एसडीएम हो गई है। एसडीएम रुतबे का पद है, इसका अलग रुतबा होता है। तो एसडीएम का रुतबा क्या है आपको बताऊं। आलोक पेशे से सफाई कर्मी थे। रुतबा क्या है एसडीएम का, जरा वो देखिए। ये देख रहे हैं, ये एसडीएम पत्नी और ये आलोक। जिला अधिकारी यानी डीएम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वैसे, और इसके बाद अगर कोई पावरफुल ताकतवर होता है तो वो एसडीएम होता है। एसडीएम का मतलब है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम। एसडीएम एक प्रशासनिक पद होता है। एसडीएम का चयन यूपीएससी के तहत होता है और जिलों में तैनात एसडीएम जिला अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं, यानी डीएम को। ये अपने डिवीजन के काम पर नजर रखते हैं, साथ ही लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी एसडीएम पर होती है। डिवीजन में तहसीलदार होते हैं, एसडीएम के अधीन काम करते हैं जो तहसीलदार होते हैं। एसडीएम तहसीलदार और डीएम के बीच की कड़ी होता है, तहसीलदार और डीएम के बीच की कड़ी होता है। एसडीएम के पास कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं और राजस्व कार्य, विवाह पंजीकरण जैसे काम एसडीएम ही देखते हैं। एसडीएम को आवास, सुरक्षा गार्ड, नौकर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। इतना ही नहीं, टेलीफोन और बिजली का बिल सरकार की तरफ से भरा जाता है। यह तो एसडीएम की ताकत की बात हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो एसडीएम साहिबा हैं, जो पहले एसडीएम नहीं थी, उनका कहना है कि उनसे पति ने झूठ बोलकर शादी की। पति ने जब शादी की तब उसने बताया कि वो एक अधिकारी है। शादी का कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शादी का कार्ड है, ये आलोक मौर्य, नीचे लिखा हुआ है अधिकारी। फुल स्क्रीन अगर ले सकते हैं तो लीजिए, लिखा है नीचे, देखिए ध्यान से, ये शादी का कार्ड है। एसडीएम कह रही है कि झूठी जानकारी थी कार्ड में, लिखा था ग्राम विकास अधिकारी। आलोक मौर्य के नीचे पढ़िए, लिखा हुआ है ग्राम विकास अधिकारी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ज्योति कह रही है ये आलोक ग्राम विकास अधिकारी नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी है। 4th कैटेगरी में, डी ग्रेड में सफाई कर्मचारी है, ज्योति ये कह रही है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दोनों के आरोप क्या हैं, दोनों एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। आलोक की अपना दावा है, ज्योति अपना दावा कर रही है। देखिए, ज्योति का कहना है आलोक ने मुझसे शादी भी झूठ बोलकर की है। शादी से पहले बताया कि जिला पंचायत अधिकारी है, और मूव कीजिए प्लीज इसे फास्ट। शादी से पहले बताया कि सफाई कर्मचारी है, यह नहीं बताया, यह बताया कि अधिकारी है, लेकिन असल में यह सफाई कर्मचारी निकले। दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया गया, यह ज्योति का कहना है। आलोक ने दहेज में फॉर्च्यूनर कार मांगी थी मुझसे, दहेज के लिए ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। शादी के बाद से ही दहेज की मांग की गई। एडिटिंग से मेरी गंदी तस्वीरें बनाई गई, ज्योति आरोप लगा रही है। वीडियो तस्वीरों से ब्लैकमेल किया गया, मेरे व्हाट्सएप का क्लोन लिंक तैयार किया गया। एक आलोक का कहना है ज्योति मेरी हत्या कराना चाहती है, होमगार्ड कमांडेंट के साथ साजिश रच रही है। मनीष दुबे के साथ ज्योति के संबंध है। ये मनीष दुबे कौन है, उनके बारे में बताऊंगा आपको। होमगार्ड कमांडेंट से ज्योति का अफेयर है।
एसडीएम ज्योति एसडीएम बनी, उसके बाद मुझे छोड़ दिया, कर्ज लेकर ज्योति की पढ़ाई कराई मैंने, मेरी जान को ज्योति मनीष से खतरा है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ज्योति और आलोक कहां से ताल्लुक रखते हैं। दोनों बहुत गरीब परिवार से आते हैं। आलोक का कहना है मैंने बहुत मुश्किल से मेहनत से पढ़ाया लिखाया है। ज्योति मौर्य के बारे में आपको बताऊं, ज्योति मौर्य बनारस की रहने वाली है, काशी की। पिताजी चक्की की दुकान हुआ करती थी। ज्योति के पिता अध्यापक भी रह चुके हैं। बचपन से ही ज्योति को पढ़ने का शौक था, लेकिन पिता ने ग्रेजुएशन में ही शादी कर दी। ससुराल में ही रहकर ज्योति एसडीएम बनी। बरेली शुगर मिल में इस समय जीएम के पद पर हैं। इससे पहले कई जिलों में ज्योति तैनात रही हैं। आलोक के बारे में बताया जाता है, आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं, वहीं पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएशन भी प्रयागराज में ही रहकर की। परीक्षाओं को लेकर भी आलोक ने तैयारी की है। पहली नौकरी आलोक की बतौर सफाई कर्मचारी लगी। इसी दौरान आलोक की पुलिस विभाग में भी नौकरी लगी, लेकिन किसी कारण आलोक उस नौकरी को ज्वाइन नहीं कर सके। फिलहाल आलोक प्रतापगढ़ में सफाई कर्मचारी हैं और पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारी हैं आलोक मौर्य। अब मैं आपको बताता हूं कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एसडीएम साहिबा ने भी और आलोक ने भी। दोनों की कंप्लेंट क्या है और क्या शिकायत के बाद ज्योति की नौकरी पर खतरा है। ज्योति मौर्य ने शिकायत दर्ज कराई है, दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करा दिया है। पति आलोक मौर्य को आरोपी बनाया है और मुफ्त कीजिए से आलोक के 2 भाई और भाभी को भी आरोपी बनाया गया है। ज्योति ने पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया है। आरोपियों के भी बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। जांच अधिकारी ने ज्योति से सबूत पेश करने को कहा है। आलोक ने भी थाने में शिकायत दी है। दूसरी तरफ आलोक ने भी पुलिस से शिकायत कर दी है। ज्योति मौर्य से अपनी जान को खतरा बताया है। ज्योति मनीष पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। इस मामले में आलोक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायत दर्ज करा दी है। लेकिन इस लड़ाई के बीच, ज्योति और आलोक के बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह की भी खबरें आई। बहुत से पति डरे हुए हैं, पत्नियों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं। जो पढ़ा रहे थे उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी है। लोक गायिका नेहा राठौर ऐसी स्थिति में ज्योति के साथ आकर खड़ी हुई हैं। अपने शब्दों में क्या बयां कर रही, सुनिए। आ रही है, जिस तरीके से लोगों की कुंठा जाहिर हुई है, भाई वो तो कमाल है। जबकि ऐसे दसियों उदाहरण हैं जिसमें पुरुष जो है सफल होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेता है, या फिर कई प्रेमिकाओं के घर से दहेज मांग करके संबंध खत्म कर लेते हैं। या कुछ तो पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैं पुरुषों की मर्दों की बात कर रही हूँ, जो खुलेआम समाज में खुलेआम बाहर जाकर के अफेयर चलाते हैं, पर उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। चर्चा महिलाओं और लड़कियों की होती है कि भाई देखो एसडीएम बना दिया, कर ली ना दूसरे से अफेयर, और ये सारी चीजें। सफल होती महिलाओं और लड़कियों से डरा हुआ ये जो समाज है, वो अपनी कुंठा जाहिर करने में जुटा हुआ है। क्या अब ज्योति की नौकरी चली जाएगी? क्योंकि आलोक ने बाकायदा योगी आदित्यनाथ को शिकायत कर दी है। क्या ये जो आरोप लग रहे हैं इसके बाद ज्योति बर्खास्त हो जाएंगी नौकरी से? आइए मैं आपको बताता हूं क्या एक्शन होने जा रहा है, पुलिस क्या कर सकती है। ये ज्योति को आप देख रहे हैं। आलोक मौर्य ने पत्नी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए। होमगार्ड विभाग में कमांडेंट से अवैध संबंध के आरोप पति ने लगाए हैं। आरोपों पर डीजी होमगार्ड ने बाकायदा जांच बिठा दी है। एसडीएम ज्योति को बयान देने के लिए नोटिस जारी हुआ है। ज्योति मौर्य ने अब तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। ज्योति ने कहा है मामला कोर्ट में है, वहीं बयान दूंगी। ज्योति मौर्य ने सस्पेंड होने की खबरों को भी खारिज कर दिया है। होमगार्ड विभाग में कमांडेंट मनीष पर भी एक्शन संभव है। मनीष दुबे गाजियाबाद में होमगार्ड में कमांडेंट के पद पर तैनात हैं। आलोक मौर्य की माने तो मनीष की पत्नी ने भी आरोप लगाए हैं। मनीष दुबे पर परिवार उजाड़ने का आरोप है। मनीष दुबे के तथाकथित चैट भी वायरल हैं। आइए पहली बार कैमरे पर आप देखने जा रहे हैं मनीष दुबे को, जो ज्योति और आलोक के बीच में आए हैं। बताया जा रहा है जो रिश्ते के बीच में आए। मनीष को देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, प्लीज, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, प्लीज, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज।
आगे आपको दिखाऊंगा मैं कितने पतियों ने अपनी पत्नियों से एफिडेविट लिखवा लिए हैं कि पढ़ाई तो करवा रहा हूं लेकिन छोड़ना मत। लेकिन ज्योति और आलोक पर लोग सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं वो देखिए जरा। अनामिका अंबर जो कि गायक हैं वो क्या लिख रही हैं? लिख रही हैं, अगर एक पत्नी चोरी करती है तो ऐसा नहीं है कि सभी पत्नियां चोरी करेंगी। सच सामने आएगा, घर घर की कहानी अलग होती है। महिलाओं को संस्कृति के हिसाब से रहना चाहिए। व्यक्तिगत मामला व्यक्तिगत रूप से ही सुलझना चाहिए। नेहा राठौर का कहना है, जिस तरह से ज्योति मौर्य की चर्चाएं हो रही हैं, इस तरह से मनीष दुबे की चर्चाएं होनी चाहिए। लड़कियां ही हर समय चर्चाओं की पात्र क्यों बनती हैं? अगर ज्योति मौर्य शादीशुदा है तो मनीष भी शादीशुदा है। रामू मौर्य ने लिखा, एसडीएम साहिबा ने उन पतियों को निराश कर दिया जो अपनी योग्य पत्नियों को आगे बढ़ाना चाहते थे। शायद एक ज्योति तो एसडीएम बन गई, लेकिन कई लड़कियों से उनका हक छीन लिया। अरविंद सिंह ने लिखा, 2 महिलाएं सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। एक ज्योति मौर्य ने पति को बनने के बाद छोड़ दिया, एसडीएम बनने के बाद। दूसरी महिला है निशा बांगरे ने पति के लिए एसडीएम की नौकरी छोड़ दी। अब आप बताओ, क्या किसी एक महिला की वजह से सारी महिलाओं को कसूरवार मान सकते हैं आप? मेहताब अली ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में ज्योति विवाद के देश भर के पतियों में दहशत है। बिहार के बक्सर में पति ने पत्नी की पढ़ाई रुकवा दी है। बोला, दूसरी ज्योति मौर्य बनने की जरूरत नहीं है। ज्योति और आलोक की घटना से पतियों का मनोबल टूट गया है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक एफिडेविट वायरल है। बताया जा रहा है एक पति ने अपनी पत्नी से एफिडेविट लिखवाया। ये देख रहे हैं आप, ये एफिडेविट है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पति डरे हुए एफिडेविट लिखवाया। देखिए 500 रुपए के स्टाम्प पर ये एफिडेविट लिखवाया गया है। क्या लिखा है इस एफिडेविट में? देखिए लिखा है, मैं अंजलि मीना अपने पति श्री दिनेश जी मीना और अन्य समस्त प्रमुख अधिकारियों के सामने ये वचन लेती हूं कि मेरे पति श्री दिनेश जी मीना मेरे को अपने घर से दूर जयपुर में मेरी आरएएस की पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर मैं कभी भी कितने भी दिनों में कर्मचारी बन जाती हूं तो अपने पति को धोखा नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा करने की मेरी मजबूरी हुई तो मेरे को मेरे पद से निलंबित कर दिया जाना चाहिए और मैं खुद भी मेरे पति और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना दूंगी। ये एक तस्वीर है। तो ये जो तस्वीर है, एक और तस्वीर सामने आ रही है। ये बताया जा रहा है पति पत्नी, ये जो लड़ाई हो रही पुलिस थाने में, आप देख रहे हैं पत्नी को पति पढ़ा रहा था, कोचिंग पढ़ने जा रही थी। ये ज्योति की खबर आने के बाद पति ने पत्नी की कोचिंग छुड़वा दी है। तो इसके जो साइड इफेक्ट है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस खबर के बाद कितनी दहशत बढ़ गई है, लेकिन सच क्या है, कौन गलत है, इस पर हम आगे बात करेंगे। ज्योति, ये आप देख रहे हैं, ज्योति कांड के बाद पूरे देश में चर्चा है इसकी। सोशल मीडिया पर एफिडेविट भी वायरल है जो मैंने आपको दिखाया। 500 रुपए के स्टाम्प पर ये एफिडेविट वायरल है। कहा जा रहा है पति ने पत्नी से एफिडेविट लिखवाया है और स्टाम्प में महिला की तरफ से दावा किया गया। दावा यह है कि अगर वो आईएएस अफसर बन गई, आरएएस अफसर, तो अपने पति को छोड़ेगी नहीं। अगर ऐसा करने की उसकी कोई मजबूरी बन भी जाए तो इसके लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाए और बाद में 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी देगी। हालांकि पुष्टि नहीं है स्टाम्प सही है या फिर फर्जी है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही है। एक और खबर, बिहार के बक्सर में ज्योति कांड का एक और साइड इफेक्ट दिखाई दिया। बिहार में पति ने पत्नी की पढ़ाई अचानक बंद करवा दी। पति ने कहा आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, पढ़ा नहीं सकते। इस मामले में पत्नी खुशबू देवी पुलिस थाने पहुंच गई। थाने में पत्नी खुशबू ने पति पिंटू के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। खुशबू के पति एक पेट्रोल पंप पर मैनेजर का काम करते हैं और शिकायत के बाद पुलिस ने पिंटू को थाने बुला लिया है। पुलिस ने दोनों को समझाकर थाने से घर भेज दिया है। आइए अब जरा पिंटू की बाइट सुनिए, पिंटू को सुनिए क्या कह रहे हैं वो। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं, अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मनमति कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे तैयारी करती थी आप? बीपीएससी का।
बीपीएससी के? अच्छा एक शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। अच्छा, 7-8 नंबर। तो पिंटू कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं, उनकी पत्नी खुशबू को आप सुन रहे थे। लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल है इस पूरे हंगामे और जेर बहस के बीच, क्या सिर्फ ज्योति गुनहगार है? क्या एक ज्योति को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है जो एसडीएम बन गई? क्या हमारी पुरुषवादी मानसिकता पहली नजर में सिर्फ महिला को गलत ठहराती है? आइए अब इस पर बात करते हैं, इसके जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं। देश में एसडीएम ज्योति मौर्य चर्चा में। ज्योति को गुनहगार भी मान लिया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि ज्योति गुनहगार है। इस खबर के अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी दिख रहे हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया, जो समाज के दूसरे परिवारों पर पड़ रहे हैं, जहां लड़कियों की शिक्षा प्रभावित हो रही, महिलाओं के करियर मुश्किल में पड़ गए। सवाल यह है, क्या ज्योति मौर्य गुनहगार है? क्या सोशल मीडिया से ज्योति का गुनाह तय होगा? अगर ऐसा है तो देश में फिर अदालतें क्यों बनाई गई? यह कैसे मान लिया जाए कि उनका पति निर्दोष है पहली नजर में? यही पुरुषवादी मानसिकता है। इसलिए कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना चाहिए। गुनाहगार है भी तो यह उस परिवार का निजी मामला है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का मामला है ये। इसे सड़क पर तमाशा बनाना कितना वाजिब है? क्या सोशल मीडिया में मजाक उड़ाना ठीक है? मान लीजिए ज्योति मौर्य गुनहगार है भी, तो क्या सारी महिलाएं ऐसी होती हैं? क्या जो नौकरी करती हैं वो परिवार छोड़ देती हैं? सोशल मीडिया में रिएक्शन से ऐसा लग रहा है, जो कतई ठीक नहीं है। यह महिलाओं का अपमान है। यह सोच केवल महिलाओं को लेकर आकर क्यों है? सवाल यह है, ऐसे सवाल पुरुषों पर क्यों नहीं उठाए जाते? जबकि पुरुषों को लेकर भी ऐसी खबरें आती रहती हैं, तब पूरी पुरुष बिरादरी को गुनहगार क्यों नहीं माना जाता है? ज्योति मौर्य से मनीष दुबे के अफेयर थे, मामला पुलिस में है, जांच चल रही है, फिर भी मनीष दुबे पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। मनीष दुबे बोलने को भी तैयार नहीं है। मनीष दुबे के परिवार की बात कोई नहीं कर रहा है, न मनीष दुबे को कोई गलत ठहरा रहा है। क्यों? क्या इसकी वजह से उसकी पत्नी, बच्चे प्रभावित नहीं है? सवाल सबसे बड़ा बुनियादी यही है। इसलिए हम सवाल यही कर रहे हैं कि ज्योति मौर्य को एक नजर में गुनहगार ठहरा देना और उसकी वजह से सब पर सवाल उठाना यह सरासर गलत है। देश के लोग क्या कह रहे हैं सुनिए। समाज में ऐसे केस तो होते रहते हैं, मतलब कि 10,000 केस में एक केस इस तरह का होता ही है। तो एक केस से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बीवियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। पढ़ाना चाहिए, सबको पूरा हक है पढ़ाई का। नहीं, हमारे पति तो पढ़ाने के लिए सोचते, मगर नहीं, हम नहीं डरे। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। हाँ, पढ़ाना चाहिए, पर उनकी सोच थी, पता नहीं कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, वो उनकी प्रॉब्लम है। पर ऐसा बाकियों में नहीं है, सब लड़के ऐसे नहीं हैं भैया। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, गलत किया, ये उनकी प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से सबको एक जैसे नहीं तोलना चाहिए। कहीं लड़की अच्छी हैं तो कहीं लड़के भी अच्छे हैं, कहीं लड़के गलत, कहीं लड़कियां गलत हैं। कोई एक सिंगल केस से जो है सारा माहौल तो चेंज नहीं हो जाएगा। जो जहाँ जो पढ़ रहा है, जो जिसको पढ़ा रहा है वो तो पढ़ाएगा ही। और बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं कि इलाहाबाद में कि जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके हस्बैंड उनको बुला रहे हैं। तो इतना ज़्यादा ये वायरल हो रहा है ये वीडियो आपका, उसकी वजह से भी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। वैसे ऐसा है नहीं, कुछ सिंगल केस के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को बुला लिया जाए। तो मेरे हिसाब से जो ज्योति का हस्बैंड था उन्होंने बहुत अच्छा किया कि लड़की को पढ़ा रहे थे, बट अगर उनके साइड से ऐसा हुआ है तो हम एक केस को सारे केस में नहीं दिखा सकते हैं कि, बट मेरे अकॉर्डिंग लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। एक्चुअली पत्नी को फ्रीडम तो देना ही चाहिए, लेकिन ये एक केस की वजह से पूरे इंडिया के सब पति या सब पत्नियां ऐसे का हरकत करेगी, ऐसा नहीं है। अभी एक्चुअली जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि पति अगर अपनी पत्नी को पढ़ाएगा तो वो छोड़ के चली जाएगी या अफेयर्स हो गए या कुछ ऐसा होगा। तो मेरा खुद का मानना है कि ये जरूरी नहीं है। एक मैटर में ऐसा होता है तो हर मैटर में ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों के जवाब से आपको अंदाजा हो गया होगा कि सोशल मीडिया पर भले कुछ लिखा जा रहा हो, लेकिन देश के लोग क्या सोचते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, जो डर गया वो मोदी नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बुजुर्ग महिला के पांव छू रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इस तस्वीर के बारे में पहले मैं आपको बताऊं, दरअसल ये तस्वीर 2016 की है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में थे और जिनके पांव पीएम मोदी छू रहे हैं इनका नाम है कुंवर बाई। कुंवर बाई के पैर छूने के पीछे वजह यह है कि कुंवर बाई ने इतना बड़ा काम किया। बकरी हुआ करती थी इनके पास से, इन्होंने अपनी बकरियां बेची और उससे शौचालय बनवाया। इस सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंवर बाई के पांव छुए। तस्वीर इसलिए दिखाई कि ये 2016 की तस्वीर है, तब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में थे और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में। 2024 चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में थे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वो डरेंगे नहीं और ना हिलेंगे। जिन्हें एक होना है मोदी को हराने के लिए वो एक हो जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना वो डरेंगे ना झुकेंगे, ये उनका विश्वास है। अगली तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, आज हाईकोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा। राहुल से कहा था माफी मांग लीजिए, सजा से बरी हो जाएंगे। राहुल ने कहा मैं भी नहीं डरता, मैं भी नहीं झुकूंगा। यही फर्क है विश्वास और अहंकार में। 2 साल की सजा है, जेल जाने की नौबत आ गई। ये रिपोर्ट देखिए। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता, जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। देश की 2 शख्सियत, एक देश का प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय। तो दूसरा सांसदी तक गंवा चुके राहुल गांधी, कोर्ट द्वारा घोषित अपराधी, मानहानि के गुनहगार, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी के स्वघोषित उम्मीदवार। अब राहुल इसे समझें या ना समझें, कांग्रेस के युवराज ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कांग्रेस को भी मुश्किल में डाल दिया है, जो खुद को देश के कानून से ऊपर समझते हैं, जो समाज के किसी वर्ग का अपमान करने में भी अपनी शान समझते हैं। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। ऐसा तब है जब राहुल मोहब्बत के दुकानदार के जुमले के साथ खुद को प्रेजेंट करते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, यही हम करते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, यही हम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन राहुल की जिद उन्हें जेल की दीवारों के पीछे ले जा रही है, जबकि मोदी की जिद उन्हें फिर से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचता दिखा रही है। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। सवाल यह है कि जिद दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक अर्श पर जा रहा है, दूसरा फर्श पर गिर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस और उनके राहुल गांधी खुद के लिए लड़ रहे हैं। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। तो आपने सुन लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में थे, यहां राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका लग रहा था। हाईकोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ा फैसला आया, तो क्या राहुल गांधी अब जेल जाने की तैयारी में है?
क्योंकि राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी। साकेत कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है गुजरात के हाई कोर्ट ने भी, सूरत कोर्ट के फैसले पर। देखिए जरा, राहुल गांधी कोर्ट में नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी की सजा पर फैसला आना था हाई कोर्ट से। कोर्ट ने राहुल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, मतलब राहुल की संसद सदस्यता सस्पेंड रहेगी। राहुल को सुनाई गई 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। जस्टिस हेमंत पृच्छक ने यह फैसला सुनाया है। अपने फैसले में जज ने कहा है राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग है। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए। एक तो वो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया एक केस। किसी भी हाल में सजा पर रोक लगाना नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्याय उचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है और सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है, यह हाईकोर्ट ने कहा। राहुल की याचिका खारिज की जाती है। मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है राहुल गांधी को। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया था। फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई। जस्टिस पृच्छक ने मई में राहुल की याचिका पर सुनवाई की थी और कोर्ट ने राहुल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। आज गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल की याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद राहुल पर अब जेल जाने की तलवार लटक रही है। कानून के जानकारों के मुताबिक राहुल के पास 2 विकल्प हैं। हाई कोर्ट की उच्च पीठ या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प है। राहुल पहले बेल के लिए याचिका दायर करेंगे। अगर बेल की याचिका खारिज हो जाती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फैसले के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका ऐलान किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहुल को राहत नहीं मिलती है तो 2024 लोकसभा चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ सकेंगे। राहुल फिर 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आइए सुनिए जरा, आपको सुनवाने जा रहा हूं 2 वरिष्ठ वकील, एक कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। दोनों को सुनिए। मैं समझता हूं निराशाजनक जरूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय के भी ऊपर जो कोर्ट होता है वो है जनता का कोर्ट, और हमारा मानना है कि उस जनता के कोर्ट में ये जो लघु कुटीर जो एक उद्योग बना दिया गया है बीजेपी की कार्यकर्ताओं द्वारा, कॉटेज इंडस्ट्री, आरोप और प्रत्यारोप का, जिससे कि स्वतंत्र बोलना और विचार रखना रुक जाए, ये हम जनता के सामने भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। गुजरात हाई कोर्ट में अभी उनकी कोशिश यही थी कि हमारा जो कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे किया जाए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेरिट पर उनका मामला सेशन कोर्ट में पेंडिंग है और आज गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा ही विस्तृत ऑर्डर दिया है और उन्होंने उनके इस प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं राहुल गांधी क्या जेल जाएंगे। राहुल गांधी पर एक आध केस नहीं, कोर्ट को आपने सुना, जज ने खुद कहा हाईकोर्ट के राहुल गांधी पर 10 मुकदमे चल रहे हैं। मतलब राहुल गांधी पर जो मुकदमे चल रहे हैं कोई पहली बार नहीं चल रहा है। देख रहे हैं आप, यह लंबी चौड़ी कतार लगी हुई है। एक केस नहीं है, ढेरों केस हैं। सिर्फ मैं आपको 5 बताने जा रहा हूं। पहला केस देखिए जरा, राहुल पर मानहानि के कई केस चल रहे हैं और 2014 में राहुल ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। इस मामले में महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में केस चल रहा है राहुल पर। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। दूसरा केस देखिए, असम के गुवाहाटी में भी राहुल पर केस चल रहा है। असम में के वैष्णव मठ बरपेटा संतरा में एंट्री नहीं देने का मामला है। राहुल ने आरोप लगाया था कि संघ के सदस्यों ने प्रवेश नहीं करने दिया।
शिकायतकर्ता ने संघ की छवि को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की और धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस राहुल पर एक और है। तीसरा केस देखिए, मोदी सरनेम वाले बयान पर सिर्फ गुजरात नहीं, रांची में भी केस चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत यहां भी केस दर्ज कराया गया। रांची की सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में केस है ये। चौथा केस देखिए, मोदी सरनेम मामले में सुशील मोदी ने भी मानहानि का केस किया है। पटना हाई कोर्ट ने एमएलए एमपी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होगी। और अब देखिए पांचवा मामला, ये सिर्फ 5 बता रहा हूं, ऐसे 10 मामले। राहुल पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस चल रहा है और गौरी लंकेश की हत्या को बीजेपी और संघ की विचारधारा से जोड़ा था। यह मामला मझगांव स्थित शिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत यह भी मानहानि का केस है। तो ढेर भर केस है राहुल गांधी के ऊपर। इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी एक सीरियस ऑफेंडर है। राहुल गांधी इस तरह के बयान देते रहते हैं, इस तरह के आरोप उन पर लगते रहे और केसेस चल रहे हैं, इसलिए उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। 2023 में 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को फिर से एक बार झटका लगा है, करारा तमाचा मिला है और अब सेशंस कोर्ट के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने भी आईना दिखाया है कांग्रेस पार्टी को, जो ओबीसी समाज का अपमान करती है और फिर माफी मांगने के बदले उस पर जिस प्रकार से अहंकारी भाव से वो बर्ताव करती है। सरकार राहुल गांधी जी की आवाज को खामोश करना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इस तरह के फैसलों से डरने वाले नहीं हैं और वो लगातार देश के लिए लड़ते रहेंगे, देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो जो है वो फ्रीडम ऑफ एब्यूज है, कि आप जिसको चाहो गाली दो, जिसको चाहो आप शब्द कहो, जिसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ से कहां पहुंचे, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चौड़ा काफिला, रोड के दोनों तरफ कार्यकर्ता मौजूद। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए चौथी बार संभवतः प्रधानमंत्री गोरखपुर पहुंचे। और ये देखिए हुजूम जरा प्रधानमंत्री के गाड़ी के इर्द गिर्द। प्रधानमंत्री 2 दिन के अंदर 4 राज्यों के दौरे पर हैं। कौन से 4 राज्य हैं, कौन कौन से शहर हैं जहां पीएम मोदी जाने वाले हैं। 2024 की तैयारी में प्रधानमंत्री मोदी जुटे हैं। जिस तरह से विरोधी तैयारी में, उससे ज्यादा ताकत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए प्रधानमंत्री सबसे पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर गए, दूसरा राज्य है उत्तर प्रदेश जहां गोरखपुर और फिर वाराणसी गए। अब कल देखिए प्रधानमंत्री तेलंगाना के वारंगल में होंगे और इसके अलावा राजस्थान जाएंगे जहां चुनाव है। तेलंगाना में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव है। सबसे पहले बीकानेर में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अब आपको दूसरी तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री गोरखपुर के बाद कहां पहुंचे, पीएम मोदी पहुंचे गीता प्रेस। वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, ये देख रहे हैं आप। गीता प्रेस के बारे में आपको बताऊंगा। गीता प्रेस पहुंचे प्रधानमंत्री और उसके बाद अगली तस्वीर दिखाइए। गीता प्रेस की जो सबसे पुरानी प्रिंटिंग प्रेस है, ये देखिए प्रथम छपाई मशीन लिखा है। गीता प्रेस में जब वेद, पुराण, गीता, रामचरितमानस की छपाई होती थी जिस मशीन के जरिए, वो था। लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का यहां जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है। कांग्रेस दरअसल गीता प्रेस पे सवाल उठा रही थी, ये जाने बिना सवाल उठा रही थी कि गीता प्रेस से लोगों का कितना जुड़ाव है। देश के लोग जिनके घर धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सब सीधे इससे जुड़े हुए हैं। ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था गीता प्रेस को लेकर, पुरस्कार देने पर कांग्रेस को आपत्ति थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे मजाक करार दिया था। गीता प्रेस की तुलना गोडसे और सावरकर से कर दी थी।
यह सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। अब बीजेपी ने क्या किया था? दरअसल गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। गीता प्रेस को साल 2021 के लिए सम्मान मिलेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी इसने तय किया है। सामाजिक परिवर्तन के लिए पुरस्कार दिया जाएगा गीता प्रेस को। गीता प्रेस ने 100 साल का सफर पूरा किया है। शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी, जो आप तस्वीर देख रहे हैं। गीता प्रेस संस्था नहीं, दरअसल जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय किसी मंदिर से कम नहीं है। मानव मूल्यों को बचाने के लिए ऐसी संस्था बनती है। इसके नाम और काम में भी गीता है। जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण भी हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा। ये देश की ओर से गीता प्रेस का सम्मान है, इसके योगदान का सम्मान है और इसकी 100 वर्षों की विरासत का सम्मान है। इन 100 वर्षों में गीता प्रेस द्वारा करोड़ों करोड़ों किताबें प्रकाशित हो चुकी है। आंकड़ा कभी कोई 70 बताता है, कोई 80 बताता है, कोई 90 करोड़ बताता है। ये संख्या किसी को भी हैरान कर सकती है। और ये पुस्तकें लागत से भी कम मूल्य पर बिकती हैं, घर घर पहुंचाई जाती है। आई अब मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री गोरखपुर में थे। गोरखपुर से निकलकर, यानी योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में थे, वहां से निकलकर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, बनारस। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं। प्रधानमंत्री काशी पहुंचे, यहां कई योजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी की। लेकिन प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर भी हमला किया, जो पीएम को गिराने की बात कर रहे हैं, रोकने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ये सब एक दूसरे को कोसते थे। सुनिए जरा। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। अब देखिए जरा, अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जो हमला कर रहे थे, उनका कहना है कि मुझे हराने के लिए जो जो साथ आ गए, उन्होंने एक पीडीए बना लिया। तो लड़ाई मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, एनडीए बनाम पीडीए होगी। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ एनडीए नजर आ रहा है आपको और दूसरी तरफ पीडीए। अब दोनों में मुकाबला है। 18 जुलाई को महामुकाबला होगा। 18 जुलाई को एनडीए वर्सेस पीडीए होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है। बीजेपी ने होटल अशोक में बैठक बुलाई है। हालांकि इसे संसद सत्र से जोड़ा गया है, जो कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। बैठक में कई नए दल भी शामिल होंगे। एनसीपी से अजित पवार भी इस बैठक में शामिल होंगे। अजित के साथ प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहेंगे। प्रफुल्ल पटेल के मोदी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें। खबर है कि इसमें एलजेपी रामविलास पासवान वाली भी शामिल हो सकती है। चिराग पासवान की बैठक में आने की खबर है। एनडीए की बैठक में टीडीपी भी शामिल होगी। खबर है चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में हो सकते हैं। इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल के आने की भी अटकलें। तभी पीडीए की बैठक भी होनी है। बेंगलुरु में विपक्ष भी जुट रहा है और बेंगलुरु में यह बैठक 2 दिन तक चलने वाली है। यह बैठक 17 और 18 जुलाई को होगी। विपक्ष ने पहली बार पटना में बैठक की थी, अब बेंगलुरु में आगे की रणनीति तय करेगा विपक्ष। गठबंधन के नाम पर पीडीए करने पर मुहर लगेगी और गठबंधन के कन्वीनर पर फैसला किया जाएगा। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी तय होगा इसमें। अब इस तस्वीर को देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और खड़गे। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है ये सब एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे को ही कोसते थे। बीजेपी ने बाकायदा संजय सिंह की एक बयान साझा किया सोशल मीडिया पर, जिसमें बताया कि आज केजरीवाल साथ बैठ रहे हैं। इनकी पार्टी के नेता
इन्हीं लोगों को पहले गालियां देते थे। सुनिए। आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? तो पीएम मोदी यही कहना चाह रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, अब मुझे हराने के लिए सब एक साथ आ रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बाबा बागेश्वर दिल्ली में है। बाबा ने आज इशारों में सरकार की पर्ची खोल दी, केजरीवाल की पर्ची खोल दी। तस्वीर दिखाई प्लीज। बाबा बागेश्वर की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में दरबार लगा है, हजारों लाखों की भीड़ बाबा को सुनने के लिए, कथा में शामिल होने के लिए पहुंच रही है। बाबा पर्ची भी खोल रहे हैं। आइए आपको बताते हैं बाबा ने आज इशारों में कल क्या कहा है। माना जा रहा है बाबा का इशारा अरविंद केजरीवाल थे। बाबा के निशाने पर केजरीवाल थे और उन्होंने केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर हमला किया। बाबा बागेश्वर ने फ्री में मिलने वाली चीजों पर एक तंज कसा। कहा फ्री में मिलने वाली चीजें कई बार घातक साबित होती हैं। काफी वक्त के बाद फ्री चीजों का नुकसान सामने आता है। कुछ लोग फ्री के लिए सब कुछ करते हैं। बाबा बागेश्वर ने मुफ्तानंद नाम के संत का जिक्र किया। मुफ्तानंद यानी जो मुफ्त लेते हैं। बाबा के तंज को लोग सीएम केजरीवाल से जोड़ रहे हैं। दिल्ली वालों को केजरीवाल कई चीजें फ्री दे रहे हैं और बाबा बागेश्वर की कथा में लाखों लोग आते हैं। बाबा ने कथा के जरिए दिल्ली वालों को सचेत किया है, मुफ्त में मिलने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती है। बाबा ने कहा, जरा सुनिए बाबा का बयान। एक मुक्तानंद जी रहते थे, उनका नाम अब गांव के क्यों, यही पड़पड़गंज के चंगीलाल। यही आजकल हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल। चंगीलाल उसका नाम था मुफ्तानंद। ये मुफ्त का ही, फ्री ऑफ कॉस्ट ही सब कुछ लेते थे, कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते। एक बार फ्री में बर्फ का बंटवारा हुआ, कच्ची बर्फ, उसका बंटवारा हुआ। इन्होंने 3 रुपया की बर्फ लूटने के चक्कर में 600 का कुर्ता, 40 रुपया की बनियान फड़वाली पर बर्फ 3 रुपया की सबसे ज्यादा लेकर आए। जब घर पर लौट कर आए, पत्नी ने कहा, इनकी पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। मुन्नी बाई बोली, कहो सैया कहां से आए हो? अरे बोले देखो, लात खाई, घूसा खाए, कपड़ा फटे, पर फ्री की 3 रुपया की बर्फ हम सबसे ज्यादा लेकर आए। पत्नी बोली, जय हो तुम्हारी, इस 3 की बर्फ के चक्कर में ये जो 620 का नुकसान हुआ, 40 का, इसका क्या? तो अब इनकी बातें सुनना। बोली, पागल है, तुझे कुर्ता फटा दिख रहा, बर्फ नहीं दिख रही फ्री की। आज है 7 जुलाई। आपको बताते हैं आज का दिन क्यों है खास। 7 जुलाई रांची में 1981 में महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ। महेंद्र सिंह धोनी आज 42 साल के हो गए हैं और धोनी ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताया। 2011 में उन्होंने भारत को विश्व कप दिलाया है। 2013 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीती। और मूव कीजिए से आगे प्लीज। अब देखिए एक और वजह आज क्यों आज का दिन खास है। 7 जुलाई है आज 1999। कैप्टन विक्रम बत्रा करगिल युद्ध में शहीद हुए। 4875 चोटी पर फतेह के दौरान